हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की वेस्ट बंगाल बोर्ड की सेकंड चैप्टर डिमांड यानी मांग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था और आज इस वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड हमने फर्स्ट पार्ट इसको कंप्लीट कर लिया था। अब इस चैप्टर में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जो भी हम लोग के टॉपिक्स बच गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और पढ़ते हैं डिमांड। तो हम लोगों ने अपने पहले के वीडियो में डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स और डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? देखिए, इससे पहले मैं आपको क्या समझाई थी। डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु की वह डिमांड, उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता हो। ये हम लोग का हो जाता है डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो वही यहाँ पे कारक का बात बताया जा रहा है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर अन्य सभी कारक अगर कांस्टेंट रहे, मतलब स्थिर रहे, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो, तो किसी वस्तु के प्राइस में कमी होने पर, किसी वस्तु के प्राइस में कमी होने पर उसका डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका डिमांड बढ़ जाता है। और अगर प्राइस बढ़ जा रहा है तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु की डिमांड उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वही उन्हीं सभी फैक्टर्स सब मिला के लॉ ऑफ डिमांड का बनाया जाता है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड किसी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर अन्य सभी कारक, मतलब जितने भी फैक्टर्स है, वे सब कुछ स्थिर रहे, मतलब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को ना मिले, तो किसी वस्तु का प्राइस अगर कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। अगर किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब विपरीत है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि किसी वस्तु के डिमांड को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं। अगर अन्य सभी कारक स्थिर यानी कांस्टेंट रहे, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को ना मिले, तो किसी वस्तु में होने वाले, अगर किसी वस्तु का प्राइस घट रहा है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जा रहा है तो उसका डिमांड कम जाएगा, मतलब घट जाएगा। ये कहलाता है हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को परिभाषित करें, मांग का नियम को परिभाषित करें, तो उसमें आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। अगर अन्य सभी कारक स्थिर रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, और अगर वस्तु के प्राइस में वृद्धि हो तो उसके मांग में कमी आती है, जिसे मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं।
क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है ये हम लोग को समझ में आ गया है। अब पढ़ते हैं इसके अगले रूल। जो ये लॉ ऑफ डिमांड होता है उसके कुछ अपवाद होते हैं, यानी एक्सेप्शंस। मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ काम नहीं करता है। अब इन सब एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का आ जाता है यहाँ पे गिवन गुड्स। ठीक है, क्या है हम लोग का फर्स्ट अपवाद, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? गिवन गुड्स। जो ये गिवन गुड्स है मतलब क्या, सामानों के नाम भी होते हैं कि ये गिवन है या कुछ और। जो ये गिवन है, गिवन का मतलब है कि सर रॉबर्ट गिफिनसन ने ये नियम बताया था, मतलब उनके द्वारा बताया गया था जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सर रॉबर्ट गिफिनसन ने वस्तुओं को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो जाता है हम लोग का सुपीरियर गुड्स और सेकंड आ जाता है हम लोग का इन्फीरियर गुड्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स होते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो गिवन जो लॉ ऑफ डिमांड क्या है बता चुकी हूँ। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ काम नहीं करता है। तो इसके सबसे पहले एक्सेप्शन में आता है गिवन गुड्स। तो सर रॉबर्ट गिफिनसन ने जो गुड्स होते हैं वस्तुओं को 2 बराबर भागों में बांटा है। फर्स्ट होता है हम लोग का सुपीरियर गुड्स, सेकेंड है हम लोग का इन्फीरियर गुड्स। तो सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं? सुपीरियर गुड्स का मतलब वो होता है कि जिसका दाम मार्केट में ज़्यादा हो, जिसका प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो, और उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। तो सुपीरियर गुड्स क्या है? सुपीरियर गुड्स का मतलब होता है जिसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो और उसका क्वालिटी भी अच्छा हो, मतलब वे क्या हो, वे गुड क्वालिटी के हो। और इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसका मार्केट में प्राइस कम हो और जिसका क्वालिटी उतना अच्छा ना हो, वो हम लोग का कहलाता है इन्फीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स का मतलब आप एग्जांपल में दे सकते हैं, जैसे बासमती चावल हो गया। और हम लोग का ये इन्फीरियर गुड्स में आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे राशन का चावल हो गया। ठीक है, ये होते हैं हम लोग के सुपीरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। तो हम लोगों को सुपीरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स समझ में आ गया। इन द रियल टर्म्स गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है? गिफिनसन के अनुसार जो ये वर्ड दिए हैं सर रॉबर्ट गिफिनसन, उनके अनुसार इन वस्तुओं का डिमांड तब बढ़ता है जब इनका प्राइस बढ़ता है। मतलब जब डिमांड बढ़ता है, डिमांड तब बढ़ता है जब इनका प्राइस बढ़ता है, और इनका डिमांड तब घटता है जब इनका प्राइस घटता है। मतलब गिवन गुड्स क्या हो गए? गिवन गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जब इनका डिमांड कब बढ़ता है? जब इनका प्राइस बढ़ता है तब इनका डिमांड बढ़ता है। और गिवन गुड्स में जब इनका प्राइस कम हो जाता है, कोई भी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड भी कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ एक ब्रेड है, ठीक है, ये स्लाइसेस है, एक नॉर्मल सा ब्रेड है जिसका दाम 20 रुपये है। एक और ब्रेड है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा गुड क्वालिटी का है, ठीक है, गुड क्वालिटी का है, इसका दाम 25 रुपये है। सपोज़ इसका दाम घटकर 15 रुपये हो गया और इसका दाम घटकर 20 रुपये हो गए। तो ये जो पहले लोग ख़रीदते थे 20 रुपये में ये ब्रेड, अब उसका दाम घटकर 15 रुपये हो गया। और ये जो अच्छा क्वालिटी का है ब्रेड, थोड़ा मतलब इससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, उसका दाम 25 रुपये से घटकर 20 रुपया हो गया। तो लोग इसमें से कौन सा एफर्ट करेंगे, मतलब कौन सा आप चूज़ करेंगे? क्योंकि दोनों के दाम घट रहे हैं, कौन सा लेंगे? ये लेंगे, क्योंकि वे लोग जिस प्राइस में पहले ब्रेड को लेते थे उसी प्राइस में अब उससे अच्छा क्वालिटी का ब्रेड मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड
तब घटती है जब उसका प्राइस कम हो जाता है। इसका प्राइस कम हो गया तो इसका क्या हुआ, डिमांड भी घट गया। इसका प्राइस क्या हुआ, इसका प्राइस भी कम हुआ, लेकिन इसका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, समझे। तो गिफेन गुड्स क्या होते हैं, गिफेन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफिनसन ने इस वर्ड का मतलब ये वर्ड बोला गया था, इनके द्वारा बोला गया था। तो गिफेन्स गुड्स का मतलब होता है कि इन वस्तुओं का डिमांड तब बढ़ता है जब इनका प्राइस बढ़ता है। मतलब अगर किसी वस्तु के, जैसे आप ही मार्केट में जाते हैं तो पहले यही देखते हैं कि जिसका दाम कम है तो वो लो लेवल का होता है, मतलब आप सोचते हैं कि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप लोग भी यही सोचते हैं। हाँ, तो जिसका दाम ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जिसका दाम ज़्यादा है ये अच्छा क्वालिटी का है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, ज़्यादा दाम को ही लेते हैं, ज़्यादा मतलब जो क्वालिटी में अच्छा है उसी को हम लोग रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि गिफेन गुड्स का मतलब उसे कहते हैं जिसका डिमांड प्राइस बढ़ने पर बढ़ता है और जिसका डिमांड प्राइस घटने पर उसका डिमांड भी घट जाता है। ये जो गिफेन गुड्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सुपीरियर गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स किसे कहते हैं, सुपीरियर गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनका मार्केट में प्राइस ज़्यादा होता है और वे गुड क्वालिटी के होते हैं। और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है कि जिनका प्राइस मार्केट में कम होता है और वे थोड़ा लो लेवल के क्वालिटी का होता है। सुपीरियर गुड्स का एग्जांपल हो गया हम लोग का बासमती चावल, और इन्फीरियर गुड्स का हम लोग का एग्जांपल हो गया ये राशन का चावल। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड एग्जेप्शंस को। ठीक है, तो सेकेंड है हम लोगों का वेलब्लेंस इफेक्ट। ये टॉपिक मतलब ये पॉइंट आपके चैप्टर में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेलबेन इफेक्ट क्या होता है, थॉर्सन वेलबेन के अनुसार, ये वेलबेन भी एक इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, इनके अनुसार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ धनी वर्ग मतलब जो रिच फैमिलीज़ होते हैं वे लोग अपनी शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वेलबेन्स इफेक्ट मतलब क्या होता है, थॉर्स्टेन वेलबेन के अनुसार कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मतलब जो बहुत ही रिच पर फैमिली होते हैं वो इनको शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, अपने दिखावे के लिए, अपनी मतलब शौक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हम लोग का सपोज़ डायमंड हो गया। ठीक है, फेमस पेंटिंग्स हो गए, फिर नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का गोल्ड हो गया। ये सब क्या है, ये हम लोग के लाइफ के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे एफर्ट करते हैं, लोग इसे पहनते हैं। नॉर्मल से पर्सन तो इसे पहन नहीं सकते हैं, तो जो रिच पर्सन्स होते हैं, जो थोड़े धनी होते हैं, वे सब लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं अपनी मतलब बोल सकते हो उसको डिज़ायर को पूरा करने के लिए या शो ऑफ को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वो लोग इन सब चीज़ों को करते हैं। लेकिन अगर सपोज़ ये डायमंड का दाम कम हो गया, ठीक है, सपोज़ डायमंड गोल्ड कितना है अभी, सपोज़ 60,000 है। ठीक है, अगर इसका दाम कम होकर सपोज़ ऐसा होता नहीं है 500 रुपये हो गए, ठीक है, इसका दाम कम होकर 500 रुपये हो गए, तो क्या करेंगे, सारे लोग इसको एफर्ट कर लेंगे, सब लोग पहनेंगे। लेकिन जो रिच फैमिली होते हैं अब वे लोग इस चीज़ को नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो सभी के लिए सभी के पास है, इसलिए अब वे लोग इस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या होते हैं, तो मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, थॉर्स्टेन वेलबेन के अनुसार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ रिच वर्ग मतलब धनी वर्ग के लोग अपनी शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायमंड हो गया, फेमस पेंटिंग हो गया, गोल्ड हो गया, एट्सेट्रा। अगर इन वस्तुओं का प्राइस कम हो जाए तो डिमांड भी कम हो जाती है। मैं अभी बोली थी ना, अगर 60,000 रुपये सोना है तो 500 रुपया हो गया, तो इसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब इन्हें शो ऑफ नहीं कर पाते, क्योंकि ये सभी लोग के पास है, तो क्या शो ऑफ करेंगे। अतः ऐसे गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का रूल क्या है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस घटने पर डिमांड कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है।
क्लियर। अब इसका हम लोग थर्ड एक्सेप्शन को पढ़ते हैं, वो है हम लोग का फियर ऑफ शॉर्टेज। क्या है? फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? कभी कभी लोगों के मन में ये डर आ जाता है कि यह सामान अब नहीं मिलने वाला है, तो इसे अभी जितना हो सके उतना खरीद लिया जाए, और इसी डर से उस वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। ये हम लोग का कहलाता है फियर ऑफ शॉर्टेज। मतलब फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब ये है, सपोज़ आपको बताया गया है या आप लोग को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसका दाम या तो फ्यूचर में बढ़ जाएगा या तो ये समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, हम ही लोग क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी इस सब चीज़ को ख़रीद लेते हैं। बल्कि उसके प्राइस में क्या होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन हम लोग उसका डिमांड को क्या करते हैं, उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो फियर ऑफ शॉर्टेज में क्या यूज़ होता है, कभी कभी लोगों के मन में ये डर आ जाता है कि यह सामान अब नहीं मिलने वाला है, तो इसे अभी जितना हो खरीद लिया जाए, और इसी डर से वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है जबकि उनका प्राइस में कोई परिवर्तन मतलब नो चेंज होता है। अतः यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। बट यहाँ पे प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड हम लोग का बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का कहलाता है फियर ऑफ शॉर्टेज। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या है। ये तीन ही एक्सेप्शंस काफ़ी है हम लोग के लिए, गिवन गुड्स, वेलवेंस इफेक्ट और फियर ऑफ शॉर्टेज, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग डिमांड्स के टाइप को, मतलब जो इंडिविजुअल डिमांड होते हैं, मार्केट डिमांड होते हैं, इन सब को अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति या कोई ग्रुप का वह डिमांड होता है जिसमें अलग अलग प्राइसेस पर उस व्यक्ति या उस ग्रुप द्वारा उस वस्तु को निर्धारित समय पर खरीदेगा। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक ग्रुप, कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक ग्रुप, ठीक है, कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक ग्रुप का वह डिमांड होता है जिसमें अलग अलग प्राइसेस, मतलब कोई भी प्राइसेस हो, प्राइस क्या हो, अलग अलग प्राइसेस पर वह पर्सन या वह ग्रुप अपने निश्चित किए गए समय, टाइम जोन पर खरीदने के लिए वो रेडी हो। ये हम लोग का कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर। अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि इंडिविजुअल डिमांड मतलब व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं, तो आप लोग का डेफिनेशन ये लिखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति या वर्ग की वह मांग है जिसमें अलग अलग प्राइसेस पर उस व्यक्ति या वर्ग उस वस्तु को निर्धारित समय पर खरीदेगा। जैसे आप कुछ भी डिमांड करते हैं मार्केट में जाके, तो ये आपका पर्सनल डिमांड हो गया, है ना। कि आप सपोज़ आप मार्केट में जाते हैं, आप 1 किलो आलू का डिमांड करते हो, ये आपका इंडिविजुअल है, आप अपने लिए आलू खरीद रहे हैं, ना कि किसी और के लिए, तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड हो गया। तो ये कहलाता है हम लोग का इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड का हम लोग का डेफिनेशन क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति या वर्ग की वह मांग है जिसमें अलग अलग प्राइसेस पर उस व्यक्ति या वर्ग उस वस्तु को निर्धारित समय पर खरीदेगा। ये हम लोग का कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड। अब पढ़ते हैं मार्केट डिमांड, यानी बाजार मांग। बाजार की डिमांड वस्तुओं एवं सेवाओं मतलब सर्विसेज होते हैं, जैसे आप जो सिम यूज़ करते हैं अभी, जैसे जियो का नेटवर्क हो गया, ये सब कुछ कि कुल राशि है जो सभी उपभोक्ता यानी जितने भी सब लोग हैं इस कंट्री में, पॉपुलेशन, ठीक है, बाजार में एक विशिष्ट प्राइस पर खरीदने के इच्छुक और सक्षम है।
क्लियर। जैसे सपोज इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड में आपका व्यक्ति का आपका पर्सनल पैसा है, आप चाहे तो मतलब 1 लाख का गाड़ी खरीदे या 10 लाख का, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मार्केट डिमांड में क्या होता है, मार्केट डिमांड में ऑल पर्सन्स, सभी लोग एक निश्चित मतलब एक निर्धारित प्राइस में ही खरीदना चाहता है। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे 1 किलो आलू चाहिए, तो ये आलू तो मिलेगा, लेकिन ये नहीं ना कि आपको 1 किलो आलू का दाम मिलेगा 10 रुपये और वहीं अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मिलेगा 20 रुपये, तो ये अलग अलग हो गया। ये हम लोग का कहलाता है मार्केट डिमांड। मतलब मार्केट डिमांड में क्या होता है, सारे पर्सन को एक जैसा प्राइस होना। और इंडिविजुअल डिमांड ये खुद की चॉइस है, मतलब जितना भी प्राइस हो हम लोग ख़रीदने के लिए रेडी है। लेकिन मार्केट डिमांड में जितना भी प्राइस हो हम लोग ख़रीदने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक समान प्राइस होना चाहिए। क्लियर। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति या वर्ग की वह मांग है जिसमें अलग अलग प्राइसेस पर उस व्यक्ति या वर्ग उस वस्तु को निर्धारित समय पर खरीदेगा। मार्केट डिमांड क्या होता है, बाजार की डिमांड माल और सेवाओं की कुल राशि है जो सभी उपभोक्ता बाजार में एक विशिष्ट प्राइस पर खरीदने के इच्छुक और सक्षम है। क्या होता है मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड का मतलब होता है बाजार की डिमांड माल मतलब वही वस्तुओं और सेवाओं। जैसे सपोज मुझे रिचार्ज करवाना है तो मैं 249 का रिचार्ज करवाई, मेरे लिए इतना प्राइस है, तो आपके लिए 300 नहीं ना होगा, आपके लिए भी सेम प्राइस होगा। तो वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाजार की डिमांड माल और सेवाओं की कुल राशि है जो सभी उपभोक्ता बाजार में एक विशिष्ट प्राइस पर खरीदने के इच्छुक और सक्षम है। ये हम लोग का कहलाता है मार्केट डिमांड। तो हम लोग का इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, क्लियर हो चुकी है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड। यानी मांग में परिवर्तन, मांग में किस तरह से परिवर्तन होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग को अपने डिमांड के सारे फैक्टर्स को याद करना होगा कि कौन कौन से हम लोग के डिमांड्स के मतलब जो फैक्टर्स थे उन सभी का यहाँ पे फिर से यूज़ होने वाला है। जैसे किसी वस्तु को अगर हम लोग डिमांड करते हैं तो केवल हम लोग सिर्फ प्राइस नहीं देखते हैं, उसका हम लोग क्या देखते हैं, उसका हम लोग क्वालिटी देखते हैं कि हाँ सच्ची में गुड क्वालिटी का है या नहीं। फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका फैशन में चल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो किसी भी सामान को मतलब किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं, उसका क्वालिटी देखते हैं, फैशन देखते हैं, प्राइस देखते हैं, वो गुड्स कैसा है, सब्स्टिट्यूट है या इन्फीरियर गुड्स है, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम देखते हैं। हम लोगों का इनकम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सामान का डिमांड करेंगे। उसके बाद हम लोग की अपनी इच्छा देखते हैं, टेस्ट देखते हैं कि किस में हम लोग का है। फिर एक्सेप्शंस देखते हैं, मतलब अगर उसका प्राइस सपोज़ फ्यूचर में बढ़ गया तो वो ये सब कुछ फैक्टर्स हम लोग देखते हैं किसी भी सामान को ख़रीदने से पहले। तो एक्चुअली में चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की मांग केवल उसके प्राइस से ही प्रभावित नहीं होती। मतलब केवल कोई भी सामान खरीदने के लिए केवल प्राइस को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि अन्य बहुत से कारक होते हैं, बहुत से सारे फैक्टर्स होते हैं। अतः प्राइस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। मतलब प्राइस में अगर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, प्राइस अगर स्थिर मानकर अन्य कारकों के प्रभाव से वस्तु के डिमांड में जो परिवर्तन आता है उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। सपोज़ हम लोग मार्केट गए, हम लोग को प्राइस ठीक लगा लेकिन उसका क्वालिटी एकदम बेकार है, तो क्या हम लोग उसको लेंगे, नहीं लेंगे। सपोज़ हम लोग मार्केट गए कपड़ा ख़रीदने के लिए, देखिए ये कपड़ा का प्राइस तो अच्छा है लेकिन वो अभी फैशन में है और ना ही मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या हम लोग उसको एफर्ट करेंगे, नहीं लेंगे। सपोज़ उसका प्राइस अच्छा है लेकिन प्राइस ठीक है लेकिन उतना हम लोग का इनकम नहीं है, उतना हम लोग कमाते ही नहीं हैं, तो क्या हम लोग ज़्यादा प्राइस के हम लोग कपड़े पहन सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग
उस सामान का हम लोग डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो चेंज इन डिमांड मतलब मांग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की मांग केवल उसके प्राइस से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि अन्य बहुत सारे कारक होते हैं। अतः प्राइस को अगर हम लोग कांस्टेंट मानकर अन्य कारकों के प्रभाव से वस्तु में जो परिवर्तन होता है, मतलब अगर प्राइस को हम लोग कांस्टेंट मान लिए और वस्तु के डिमांड में जितने भी सारे परिवर्तन होता है, तो उन सभी परिवर्तन को हम लोग चेंज इन डिमांड मतलब मांग में परिवर्तन करते हैं। तो मांग में परिवर्तन, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे? आंसर ये लिखेंगे कि किसी वस्तु के मांग केवल उसके प्राइस से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि अन्य बहुत से कारक होते हैं। अतः प्राइस को स्थिर यानी कांस्टेंट मानकर अन्य कारकों के प्रभाव से वस्तु के डिमांड में जो परिवर्तन आता है उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो चेंज इन डिमांड का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? dx इक्वल टू एफ, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। px, pr, y, t, e, t, yd एट्सेट्रा। यानी dx यानी डिमांड, चेंज इन डिमांड, f मतलब वही फंक्शन यहाँ पे निकालना होता है। तो px का मतलब क्या होता है? वस्तु का मूल्य मतलब प्राइस। pr का मतलब होता है संबंधित वस्तु, जैसे इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर गुड्स हो गए यानी कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। y का मतलब होता है इनकम, t का मतलब होता है टेस्ट, e का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, p का मतलब होता है पॉपुलेशन, yd का मतलब होता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब धन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का चेंज इन डिमांड। सो अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के डिमांड को प्रभावित करने वाले कारकों में अन्य सभी कारक अगर स्थिर रहे, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? ये जितने भी सारे फैक्टर्स है सभी स्थिर रहे, लेकिन प्राइस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वे सब नो चेंज मतलब उनमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन जो हम लोगों का प्राइस है उसमें अगर चेंज हो रहा है तो ये हम लोग का कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जैसे किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में अन्य सभी कारक स्थिर हो यानी कांस्टेंट हो, और केवल प्राइस में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के मांग में जो परिवर्तन होता है उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। सपोज़ आप मार्केट जाते हैं और आप मार्केट जाते हैं प्याज खरीदने, ठीक है? प्याज का दाम है 30 रुपये पर केजी। क्या है? आप मार्केट जाते हैं प्याज खरीदने, 30 रुपया पर केजी है। सपोज़ इसका दाम बढ़कर 50 रुपये होंगे, तो आप जहाँ 30 रुपये में 2 किलो प्याज खरीदने गए थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला इसका क्या होगा, प्राइस बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे? 2 किलो के जगह आप 1 किलो लेंगे। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे ही इसका प्राइस में चेंज हुआ, आप क्या किया? आप जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिए। जहाँ 2 किलो लेने के लिए गए थे वहाँ 1 किलो लिए, तो आपने क्वांटिटी कम कर दिया। क्यों कम किया? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज। जैसे ही प्राइस में बढ़ोतरी हुई आपने अपना क्वांटिटी कम कर दिया। तो अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में अन्य सभी कारक
कांस्टेंट हो और केवल प्राइस में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के मांग में जो परिवर्तन होता है उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है सेम वही, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस विल चेंज, यानी सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है ओनली। सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ डिबेट करना भूल गई थी। जैसे इसमें क्या है? प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस विल चेंज, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। क्लियर? तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम लोग का ख़त्म हो चुका है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यूटिलिटी। क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी। यूटिलिटी जिसे हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी से आपका एक बात है कि अभी तक एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जी हाँ, यूटिलिटी से अभी तक के आपके एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये आपके चैप्टर में है इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो यूटिलिटी का एक्चुअली में मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। मतलब क्या है? कि वह अपेक्षित संतुष्टि जो कि एक व्यक्ति किसी विशेष वस्तु को किसी प्राइस द्वारा प्राप्त करता है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, सपोज एक क्रेन है। क्या है? एक क्रेन है। ठीक है, और एक फॉक्स है। ड्राइंग भी नहीं बन रही है। एक क्रेन है, एक फॉक्स है। ठीक है, सपोज क्रेन को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी है। तो फॉक्स, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। फॉक्स ने बुलाया, चलो यार आज मेरे घर पे पार्टी है, चलो वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। तो फॉक्स क्या किया? उसको एक प्लेट में खाना दिया। ठीक है, फॉक्स क्या किया? क्रेन को एक प्लेट में खाना दिया। तो क्या क्रेन उस प्लेट में खाना खा पाएगा? सपोज एक क्रेन है और एक फॉक्स है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो क्रेन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो फॉक्स बोलते हैं चलो यार आज मेरे घर में पार्टी करते हैं, मतलब मेरे घर में आज खाना खा लेते हैं। तो फॉक्स देता है खाना, किस में देता है? एक प्लेट में। तो क्या क्रेन प्लेट में खाना खा पाएगा? खा पाएगा? क्रेन का क्या होता है? चोंच लंबा होता है, वो तो चोंच की वजह से ही खा पाता है ना। मतलब क्रेन क्या करता है? मछली पकड़ने का काम करता है ना। तो वो प्लेट में नहीं खा पाएगा, तो उसको इस प्लेट में संतुष्टि नहीं होगी। अब दूसरे दिन क्या होता है? क्रेन बोलता है चलो यार आज मेरे घर पे पार्टी है, मतलब फॉक्स को बोलता है चलो आज मेरे घर पे पार्टी है। तो फॉक्स को ले जाता है और उसको एक वास की तरह होता है, एक ग्लास की तरह होता है, उसमें उसको खाने देता है। तो क्या फॉक्स खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। अब फॉक्स को इसमें संतुष्टि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उपयोगिता का मतलब होता है कि वह चीज़ जिसमें आपको संतुष्टि मिले वो आपका कहलाता है यूटिलिटी। जैसे आप सपोज़ रसगुल्ला ख़रीदने गए। ठीक है, आप सपोज़ रसगुल्ला ख़रीदने गए, उस रसगुल्ले का प्राइस है आपका 100 रुपीज़। ठीक है, तो आप उस रसगुल्ले को खाते समय क्या सोचेंगे कि हम लोग को 100 रुपये जैसे संतुष्टि मिले। अगर उस रसगुल्ले का दाम अगर 500 रुपये है तो आप लोग सोचेंगे नहीं, अगर 500 रुपये तो हम लोग को 500 रुपये वाली क्या हो गए? फीलिंग आए रसगुल्ला खाते समय। मतलब आप जिस प्राइस के सामान खरीदेंगे उस प्राइस का अपना संतुष्टि उस सामान में ढूंढेंगे। तो ये हम लोग का कहलाता है यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? वह अपेक्षित संतुष्टि जो कि एक व्यक्ति किसी विशेष वस्तु की किसी
प्राइस द्वारा प्राप्त करता है उसे उस वस्तु की उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर? जो यूटिलिटी होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टोटल यूटिलिटी, सेकेंड है हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड है हम लोग का एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि टोटल यूटिलिटी संतुष्टि या पूर्ति का कुल स्तर है, मतलब पूरा हम लोग संतुष्ट हो गए, ये हम लोग का होता है टोटल यूटिलिटी, जिसे उपभोक्ता एक विशिष्ट वस्तु या सर्विस को खपत के माध्यम से प्राप्त करता है। क्लियर? जैसे सपोज़ आपको बहुत तेज़ भूख लगी है तो आप क्या करते, जल्दी जल्दी मम्मी को जाके बोलते मम्मी मुझे खाना दीजिए, तो मम्मी रोटी देती है आप लोग को। आप पहले एक रोटी खाते हैं, फिर दूसरा रोटी खाते हैं, तो एक रोटी खाते समय आपको जो फीलिंग्स आती है क्या वही आपको 5वां रोटी खाते समय फीलिंग्स आती है? नहीं। तो एक रोटी खाते समय आपको जो फीलिंग्स आती है मतलब टोटल यूटिलिटी, हाँ पूरा संतुष्टि है, तो ये हम लोग का कहलाता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग के इकाई वृद्धि करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे सपोज़ आपको भूख लगी है, एक रोटी खा लिए, 2 रोटी खा लिए, इसमें आपको संतुष्टि मिली, हाँ थोड़ा आराम मिला, लेकिन क्या एक रोटी, जैसे आप एक रोटी खाए आपको जैसा फीलिंग्स आया, क्या वैसे ही 5 रोटी खाने के बाद भी फिर एक रोटी खाने में वैसा ही फीलिंग्स आएगा? नहीं। जो एक रोटी पहले खाए जो आपको जैसा फीलिंग्स बना ये आपका कहलाता है टोटल यूटिलिटी, लेकिन जो 5वां रोटी खा रहे हैं जैसा आपको फीलिंग्स आता है वो आपको कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? अब हम लोग का आता है ये जो एवरेज यूटिलिटी यानी औसत उपयोगिता किसे कहते हैं? टोटल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की संख्या में भाग देने से जो प्राप्त होता है वो हम लोग का एवरेज यूटिलिटी कहलाता है। यानी टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी संतुष्टि या पूर्ति का कुल स्तर है जिसे उपभोक्ता एक विशिष्ट वस्तु या सेवा की खपत के माध्यम से प्राप्त करता है, उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को, अगर हम लोग रोटी बढ़ा दें तो हम लोग का फीलिंग्स चेंज हो जा रहा है, होने वाले परिवर्तन को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एवरेज यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी में उपभोग की गई इकाइयों की संख्या में डिवाइड जो होता है, डिवाइड करने पर जो हम लोग का एवरेज बचता है वो हम लोग का कहलाता है एवरेज यूटिलिटी। तो हम लोग का यूटिलिटी क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसके टाइप्स क्या क्या है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी क्या है, हम लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब क्या होता है? जब उपभोक्ता लगातार एक विशेष वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो प्रत्येक क्रमिक इकाई वस्तु या सेवा के उपयोग से उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, जिसे लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे सपोज़ आपकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो आप अपने ससुराल जाते हैं तो आपकी किस तरह से खातिरदारी होती है? बहुत अच्छी खातिरदारी होती है। सब लोग आते हैं कि बेटा ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब लोग देते हैं। आप पहले तो बहुत कुछ खा लेते हैं, ठीक है, आप जाते हैं अपने ससुराल, सब लोग आते हैं ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, सब लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ आपका इतना क्या हो रहा है, देखभाल हो रही है, इतना अच्छे तरह से खातिरदारी हो रही है, आप बहुत अच्छे, आप संतुष्ट हो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर आते हैं वही, फिर आके आपको देते हैं। अब क्या हो रहा है, आप खाते जा रहे, उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी जो
खाने की इच्छा अब मरते जा रही है। मतलब कितना खाएगा एक इंसान। पहले जब आपको दिया गया था तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि आपको भूख भी लग रही थी और आप खा भी रहे थे। लेकिन थोड़ा खाना खा लेने के बाद क्या होता है, पेट भर जाता है, लेकिन उसी में आपको और दिया जा रहा है तो आपका क्या होगा, अब जो संतुष्टि है वो अचानक से कम हो जाती है। लेकिन लास्ट में कम होते होते क्या होता है, आप जाके बेड पे क्या करते हैं, सो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से थक जाते हैं। तो लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को बार बार खाने से, फर्स्ट टाइम खाते हैं तो अलग फीलिंग होता है, लेकिन अगर वही चीज़ को बार बार खाने से उसका संतुष्टि क्या होता है, कम हो जाता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, जब उपभोक्ता लगातार एक विशेष वस्तु या सेवा का उपयोग करता है तो प्रत्येक क्रमिक इकाई वस्तु या सेवा के उपयोग से उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, जिसे लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब इस नियम के कुछ मान्यताएं भी होती हैं, मतलब ये नियम कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसके हम लोग कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं। क्या है उसके, एजम्पशंस पढ़ते हैं, यानी मान्यताएं। तो इसके मान्यताएं क्या है, जब भी किसी लॉ को परिभाषित किया जाता है तो उसके कुछ बातें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। जैसे कि लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कांस्टेंट रखा गया, मतलब खाने की चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। तो कुछ भी अगर किसी भी लॉ में अगर हम लोग कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स को, कुछ ना कुछ चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट यानी स्थिर रख देते हैं। तो इसके एजम्पशंस में क्या होते हैं, फर्स्ट एजम्पशन है हम लोगों का, यूनिट कंज्यूम्स मस्ट बी होमोजीनियस, मतलब वस्तु की सारी इकाई गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सपोज़ एक प्लेट में बहुत सारे रसगुल्ले हैं और एक प्लेट में अलग अलग टाइप के मिठाइयाँ हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के मिठाइयाँ हैं, मतलब एक प्लेट में आपको सिर्फ रसगुल्ले दिया गया है और एक प्लेट में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ सजा के दी गई है। तो जब आप फर्स्ट रसगुल्ला खाते हैं तो सेम वही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। तो क्या दूसरा खाने से आपको क्या टेस्ट में कुछ चेंज मिलता है, नहीं मिलता है, मतलब सेम संतुष्टि मिलती है, या तो फर्स्ट का है या तो सेकेंड का है, क्योंकि क्या है यहाँ पे सब कुछ रसगुल्ले ही हैं। लेकिन अगर इस प्लेट में अगर आप किसी एक मिठाई को खा लेते हैं, फिर दूसरे बाद किसी और एक मिठाई को खाते हैं, तो क्या एक ही जैसे संतुष्टि मिलती है, नहीं, संतुष्टि अलग होती है या चाहे बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग मिठाइयों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यूनिट कंज्यूम मस्ट बी होमोजेनियस, मतलब वस्तु की सारी इकाई गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। अगर यह सब मिठाई हैं तो एक ही जैसे मिठाई हैं तो एक मिठाई को खाने से भी वही टेस्ट आएगा, दूसरा खाने से भी वही टेस्ट आएगा, इसमें कोई टेस्ट में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसमें खाएं तो एक में खाने से चेंज हो रहा है, दूसरा खाने से चेंज हो रहा है, तीसरा खाने से चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी मिठाइयों का टेस्ट क्या है, चेंज है। तो बोला जा रहा है कि इसके मान्यताएं हैं कि अगर मतलब किसी भी वस्तु की इकाई में समान होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। तो सेकंड क्या है हम लोग का, सेकंड है हम लोगों का यूनिट कंज्यूम मस्ट बी स्टैंडर्ड साइज़। स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब क्या है, सपोज़ आपको बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है और मैं आपको एक चम्मच से पानी दूँ, तो क्या आपकी प्यास मिट जाएगी, नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको एक ग्लास से पानी चाहिए। जब तक मैं आपको ग्लास से पानी नहीं दूंगी आपको प्यास और बढ़ती जाएगी, ना कि घटेगी, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो वहीं पर बोला जा रहा है कि यूनिट कंज्यूम मस्ट बी स्टैंडर्ड है, एक मतलब एक साइज़ में ही आपको कुछ भी यूनिट्स देना है। हमको अभी बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है तो मैं उसको चम्मच से पीऊँगी थोड़ी ना मेरा प्यास बुझेगा, जब तक मैं उसे किसी बॉटल या किसी ग्लास से ना पीऊँ। क्लियर। हम लोग का थर्ड है यूनिट कंज्यूम मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी अगर कुछ आप खा रहे हैं, जैसे सपोज मोमोज़ हो गया, ठीक है, मोमोज़ आप खा रहे हैं, खाते खाते सपोज़ 2 मोमोज़ खा लिए, उसके बाद गए थोड़ा आराम कर लिए, सो गए,
तो फिर मोमोज़ खा रहे हैं, तो फिर आपको सेम फीलिंग्स आ रही है, ना कि कोई परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपको बीच में रेस्ट नहीं लेना चाहिए। मतलब जो भी आप कुछ खा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू लगातार होना चाहिए। क्लियर? हम लोग का फोर्थ फैक्टर आता है, फोर्थ एजम्पशन आता है, नो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट इज़ इंट्रोड्यूस। मतलब सपोज़ आपको पहले समोसा दिया गया, ठीक है, एक प्लेट में समोसा दिया गया, एक प्लेट में समोसा दिया गया, आप पहले खा लिए, संतुष्टि हो गया। फिर आपको एक प्लेट में समोसा दिया गया विथ चटनी। अब आपको लालच आएगी कि यार काश हमने वो पहले समोसे नहीं खाए होते तो अभी हम लोग को समोसे खाने मिलते, क्योंकि इस समोसे के साथ क्या है, चटनी ऐड है। मतलब जो हम लोग को पहले दिया गया है वैसे ही होना चाहिए, ना कि उसमें फिर से दोबारा कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। नो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट इज़ इंट्रोड्यूस, मतलब फिर से नया से कुछ यहाँ पे ऐड ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग के हो गए एजम्पशंस। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अपवाद, मतलब एक्सपेक्शंस। ठीक है, जो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके एक्सेप्शन क्या है, उसके अपवाद क्या है। कुछ परिस्थितियों में लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। अपवाद का मतलब क्या है, जहाँ पे ये काम नहीं आता है। जैसे सपोज आ गया पर्सनल एस्पेक्ट्स। क्या है, फर्स्ट हम लोग का क्या है, पर्सनल एस्पेक्ट्स। सेकंड है हम लोग का मनी एक्सक्लूडेड। थर्ड है हम लोग का एडिक्टिव गुड्स, यानी पर्सनल एस्पेक्ट्स, निजी इच्छाएं। मतलब कुछ पर्सन्स को बहुमूल्य कुछ अनोखी चीज़ों का मतलब इकट्ठा कलेक्शन करना बहुत ही इंटरेस्ट होता है। जैसे स्टैम्प्स हो गया, या फिर सपोज़ कोई कॉइन्स हो गए, अलग अलग देशों के कॉइन्स हो गए। ये सब चीज़ों को मतलब बहुत से पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को कलेक्शन का शौक़ होता है। तो अगर कोई भी चीज़ हम लोग कलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज़ एक है, अगर वो कॉइन्स मेरे पास 10 है तो अगर वो बढ़कर 20 हो गया तो मेरी यूटिलिटी कम हो जाए, मेरी संतुष्टि कम हो जाएगी, जबकि यूटिलिटी क्या होगी, डबल हो जाएगी। यानी कलेक्शन में इंटरेस्टेड है, यानी एक चीज़ से हम लोग बोरिंग नहीं होते, थक नहीं जाते, संतुष्टि ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इससे क्या हो रहा है, संतुष्टि और बढ़ जा रही है। अगर कोई कॉइन्स हम लोग स्टैम्प कर रहे हैं, या स्टैम्प्स हो गए कलेक्शन कर रहे हैं, या बोतलों के ढक्कन्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें पर्सनल एस्पेक्ट्स में आ जाए। पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ पर्सन्स को बहुमूल्य या अनोखी वस्तुओं को जमा करने का शौक़ होता है, जैसे कॉइन्स या स्टैम्प्स को जमा रखना। इस परिस्थिति में लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति और ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करता है जब उसका स्टैम्प्स का कलेक्शन बढ़ जाता है तो। ठीक है, मनी एक्सक्लूडेड क्या होता है, पैसों को प्राप्त करने के क्षेत्र में भी नियम काम नहीं करता है। सपोज़ आपके पास अगर आपका अभी मंथली इनकम 10,000 रुपये है, कितना है आपका मंथली इनकम, 10,000 रुपये है, अगर ये बढ़कर 15,000 रुपये हो गए तो क्या आपका संतुष्टि खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि संतुष्टि बढ़ जाएगी। पैसों को प्राप्त करने के क्षेत्र में भी ये नियम काम नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति जितना पैसा प्राप्त करता है वह उसे बढ़ाना ही चाहता है, ना कि घटाना चाहता है। इसी में उसकी संतुष्टि की प्राप्ति होती है, अतः यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाता है। क्लियर? अब एडिक्टिव गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मादक द्रव्य, जैसे ड्रिंक हो गए, ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं, शराब। ठीक है, जैसे कोई इंसान शराब पी रहा है, उसको 1 गिलास दिए, 2 गिलास दिए, क्या उसकी संतुष्टि ख़त्म हो जाती है, नहीं, बल्कि जितना वो पीते जाएगा उसका और संतुष्टि बढ़ जाती है। तो वहीं यहाँ पे बोला गया एडिक्टिव गुड्स का मतलब होता है मादक द्रव्यों को पीने वाले पर यह नियम काम नहीं करता है, और हर एक मादक पदार्थ के उपभोग के साथ और अधिक मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जो संतुष्टि है वो और बढ़ जाती है, वो चाहता है कि जितना हो सके उतना मैं इसको ज़्यादा पीऊँ। क्लियर? तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग के हम लोग एजम्पशंस पढ़ लिए, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पढ़ लिए, इसके एजम्पशन पढ़ लिए, उसके एक्सपेक्टेशन पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट।
यानी आय का प्रभाव। प्रोफेसर हिग्स ने इनकम इफ़ेक्ट को परिभाषित किया था। मतलब जो इनकम इफ़ेक्ट है ये आपके इस चैप्टर में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? प्रोफेसर हिग्स, जो एक महान इकोनॉमिस्ट थे। प्रोफेसर हिग्स ने इनकम इफ़ेक्ट को परिभाषित किया था, जिनके अनुसार अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में यानी प्राइस में अगर कमी आती है, तो उस वस्तु की ज़रूरी मात्रा जो पहले थी अब कम धनराशि से ही खरीदी जा सकती है। फलस्वरूप उस व्यक्ति की इनकम अब पहले की अपेक्षा बढ़ गई, जिससे वह उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। इस प्रकार वस्तु की मांग बढ़ गई तो व्यक्ति के इनकम बढ़ने से हुआ। इसे ही इनकम इफ़ेक्ट कहते हैं। इनकम इफ़ेक्ट का मतलब होता है, सपोज़ आपका सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। आप मार्केट गए, ग्रोसरी सामान खरीदे, ठीक है, मतलब एक महीने के जो जो सामान आपके घर के लिए चाहिए वो खरीदे। इसका दाम आ गया 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये हो गया, मतलब आपका इनकम 10,000 रुपये है, लेकिन ये कितना है? ये 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपका इसमें चला गया। क्लियर? अब 5,000 रुपये आपके पास बचते हैं। अब इसके ऊपर आपके जितने भी सारे खर्चे हैं उसको आप करते हैं। सपोज़ आप एक दिन मार्केट गए और देख रहे हैं क्या, जो 5,000 रुपये में आप जितने सारे सामान खरीदते थे मंथली का, वो अब एक स्पेशल ऑफ़र में 4,000 रुपये में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 4,000 रुपये में। मतलब क्या हो रहा है? आप ज़्यादा खुश हो गए, मतलब आपका 1,000 रुपया क्या हो गया? सेव हो गया। अब आप क्या खरीदेंगे? उस 4,000 रुपये में आपका सारा सामान आ गया और आपका उसी इनकम में, मतलब इनकम में आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो आप खरीदते थे मंथली उसमें उस सामान में कमी आई है, उस सामान के प्राइस में कमी आई है। तो आपका 4,000 रुपये में आप जितना सामान लेना चाहते थे उतना सामान ले लिया। अब बचा आपके पास और 1,000 रुपये। तो आप 1,000 रुपये से क्या करेंगे? आप सोचेंगे नहीं मेरे पास पैसे बचा हुआ है, तो आप क्या खरीदेंगे? खुश होकर और ज़्यादा सामान खरीदने की इच्छा रखेंगे। तो इनकम इफ़ेक्ट में यही बताया जा रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है, किसी वस्तु के मूल्य में अगर कमी आती है तो उस वस्तु की मात्रा जो पहले थी उसमें कम धनराशि से ही खरीदी जा सकती है। फलस्वरूप उस व्यक्ति की इनकम अब पहले की अपेक्षा बढ़ गई, जिससे वह उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। पैसा बच गए 1,000 रुपये, वो अब इससे क्या करे? अब उससे ज़्यादा खरीदने की इच्छा रखता है। इस प्रकार वस्तु की मांग बढ़ गई, जो व्यक्ति के इनकम बढ़ने से हुआ है। इनकम जबकि बढ़ नहीं रहा है, लेकिन उसको लग रहा है क्या? उसका 1,000 रुपये सेविंग्स हो रहा है, यानी उसका इनकम बढ़ने की तरह उसको लग रहा है। इसे ही कहते हैं हम लोग इनकम इफ़ेक्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है जब बाज़ार में एक जैसे यूटिलिटी वाले अनेक प्रकार की वस्तुएं मौजूद हो, तो उसमें से किसी एक वस्तु का मूल्य घटने या बढ़ने पर दूसरी वस्तु के डिमांड में चेंज देखा जाता है, जिसे सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता दी हूँ चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल। चाय का दाम 10 रुपये था, कॉफ़ी का दाम भी 10 रुपये था, ठीक है। चाय का दाम बढ़कर क्या हो गया? 20 रुपये हो गया। तो कॉफ़ी का दाम में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चाय का डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब एक दूसरे के पूरक है, मतलब अगर एक में अगर कोई चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी इफेक्ट पड़ रहा है। यानी जब बाज़ार में एक जैसे यूटिलिटी मतलब समान हम लोग को संतुष्टि मिलती है, चाय पिए या कॉफ़ी पिए, अनेक प्रकार की वस्तुएं मौजूद हो, तो उसमें से किसी एक वस्तु का मूल्य घटने या बढ़ने पर दूसरी वस्तु के डिमांड में चेंज देखा जाता है। जैसे इसका मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया, तो इसका डिमांड में चेंज देखने को मिल रहा है, जिसे सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल चाय कॉफ़ी में चाय का प्राइस बढ़ जाए तो कॉफ़ी का मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या है ये भी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। क्या होते हैं इन्फीरियर गुड्स? इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है
उपभोक्ता के कंज्यूम में वृद्धि होने पर जिन वस्तुओं की मांग में कमी एवं उपभोक्ता के आय में कमी होने से जिन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है वो इन्फीरियर गुड्स कहलाते हैं। जैसे सपोज आपका इनकम अभी 10,000 रुपये है, ठीक है, तो आप क्या खरीदेंगे, क्या करेंगे, आप जाके नॉर्मल सा चावल लेंगे। लेकिन जैसे ही आपका इनकम सपोज 1,00,000 रुपये हो गए, आप क्या खरीदेंगे, आप जाके आप क्या करेंगे, बासमती चावल को खरीदेंगे। अतः जो पहले आप ये खरीदते थे ये आपके लिए सुपीरियर था, लेकिन जैसे ही आपका इनकम बढ़ गया, आपने दूसरे चीज़ को मतलब इससे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे, तो क्या होगा, इसके मुकाबले ये आपका इन्फीरियर गुड्स कहलाता है। सपोज़ आपका इनकम 5,00,000 रुपये हो गया, तो बासमती चावल से अच्छा और चावल खरीदेंगे, मतलब क्या होगा, आपके लिए अब बासमती चावल इन्फीरियर गुड्स हो जाता है। इन्फीरियर गुड्स की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती कि यही चीज़ आपका इन्फीरियर गुड्स है, ये डिपेंड करता है आपके इनकम पर। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुड्स आपके लिए इन्फीरियर होती जाती है। क्लियर? अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, यानी उपभोक्ता की बचत, यानी उपभोक्ता की बचत। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है जैसे आप मार्केट गए और मार्केट में आप सोचे कि मैं 500 रुपये का एक टी शर्ट लेके आऊँगा। क्या खरीदेंगे आप? 500 रुपये का एक टी शर्ट खरीदेंगे। आप मार्केट में गए और आप घर से सोच के गए कि हम 500 रुपये में एक टी शर्ट खरीदेंगे, लेकिन मार्केट जाने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि आपको एक टी शर्ट पसंद आई है, वो आपका 300 रुपये उसका प्राइस है। मतलब आप सोच के गए थे कि 500 रुपये में हम टी शर्ट खरीदेंगे, लेकिन आपको 300 रुपये में ही आप मतलब जितना अच्छा सोचे थे उससे भी अच्छा टी शर्ट मिल गई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 200 रुपया बच रहा है। आपका कितना पैसा बच रहा है? 200 रुपये। जो आपका पैसा बच रहा है ये इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, मतलब उपभोक्ता की बचत। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस वो धनराशि का अंतर है जो उपभोक्ता भुगतान मतलब पे करने के लिए इंटरेस्टेड है, इतना आप पे करने के लिए इंटरेस्टेड थे, और जो वो एक्चुअली में पे करता है, ये आपका कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या? द अमाउंट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे व्हाट ही एक्चुअली पे, ये होता है हम लोग का कंज्यूमर सरप्लस। सो आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारी पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। ये इसी के साथ हम लोग का आज का ये चैप्टर, मतलब जो आपका सेकेंड चैप्टर है डिमांड, वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप हमसे ज़रूर पूछेगा, मैं इसे बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, जो हम लोग का थर्ड चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी के लिए टाटा, टेक केयर।